नमस्कार छात्रों, मैं अमरदीप अटालकर आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। छात्रों, हमारा भूगोल का 6वां पाठ चालू है जिसका नाम है महासागरों का महत्व। आज हम महासागर और जलवायु के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। छात्रों, यह तालिका देखो। इस तालिका में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच आने वाले कुछ स्थानों के औसतम, अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान दिए गए हैं। इनका आपको अध्ययन करना है और एक कृति आपको करना है। कृति करते वक्त आपको मानचित्रावली का भी उपयोग करना है। प्रत्येक स्थान के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमानों के बीच के अंतर का गणना करो और तालिका की रिक्त प्रविष्टि में लिखो। तालिका की रिक्त प्रविष्टि देखो छात्रों, कौन सी है? तो वह है तापमान श्रेणी। यानी आपको अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान, इन दोनों का जो अंतर है उसी को ही हम क्या कहते हैं? तापमान श्रेणी कहते हैं। तो उन दोनों के तापमान का जो अंतर है वो निकाल कर वो आपको तापमान श्रेणी, इस ये जो बॉक्स दिया है उसमें आपको वो आंसर लिखना है। किसका आंसर लिखना है? जैसे उदाहरण तौर पर देखो कैसे क्या करना है आपको। तो यह स्थान देखो, बीजिंग। बीजिंग में कौन सा देश है? चीन। यह स्थान में जो अधिकतम तापमान है डिग्री सेल्सियस में दिया है वो कितना है? 18.4। और न्यूनतम तापमान कितना है? 8.4। इन दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना आएगा? तो वो आएगा 10 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह के आपको जो बाकी के स्थान है उन स्थानों में भी जो तापमान दिया है, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो निकाल कर आपको ये जो तापमान श्रेणी का जो बॉक्स है उसमें आपको लिखना है। जिन स्थानों के तापमानों के बीच का अंतर 10 डिग्री सेल्सियस की अपेक्षा अधिक है उन प्रविष्टियों को आपको लाल रंग से भरना है छात्रों। आया क्या ध्यान में? उसके बाद शेष प्रविष्टियां आपको नीले रंग द्वारा भरना है और बताना है कि वे स्थान कौन कौन से हैं। उसके बाद वे स्थान मानचित्र वाले में आपको खोजना है। उसके बाद कौन से स्थान महासागरों के समीप है वो आपको बताना है और उस स्थान में तापमान की श्रेणी कम है अथवा अधिक, ये भी आपको बताना है। तापमान श्रेणी में अंतर उत्पन्न होने के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, ये आपको विचार करके बताना है। ये सभी स्थान किस कटिबंध में आते हैं? कटिबंध हमने देखी है छात्रों। तो ये सभी स्थान किस कटिबंध में आते हैं वो भी आपको बताना है। स्थानों के तापमान में कितना अंतर है, कौन से स्थान महासागरों से दूर है, ये आपको बताना है। और उस स्थान की तापमान श्रेणी कम है अथवा अधिक, ये भी आपको बताना है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान श्रेणी वाले स्थान कौन से हैं? देश न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का आपको स्तंभालेख बनाना है और इसके लिए उचित रंग संगति का भी आपको उपयोग करना है। तो यह कृति छात्रों आपको घर में खुद करना है। छात्रों, यह कृति करने पर आपकी यह ध्यान में आएगा कि पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के तापमानों में अंतर पाया जाता है। साथ ही औसत, अधिकतम और न्यूनतम तापमानों में भी अंतर पाया जाता है। यह अंतर तटीय क्षेत्र में यानी सागर के समीप, तो सागर के समीप कैसे रहता है? कम। और समुद्र तट से दूर क्षेत्र में यानी महाद्वीप के अंतर्गत अधिक पाया जाता है। छात्रों, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। इसका अर्थ यह होता है कि महासागर, समुद्र और बड़े जलाशयों के समीपवर्ती प्रदेशों में दिन भर के तापमान में बहुत ही अंतर पाया नहीं जाता है। छात्रों, ध्यान में रखो यह कि जो जलाशयों के समीपवर्ती जो प्रदेश है तो वहाँ दिन भर के तापमान में बहुत अंतर पाया जाता है क्या? नहीं, बहुत ही अंतर पाया नहीं जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। इसका कारण क्या होगा छात्रों? इसका प्रमुख कारण इन जलाशयों के बाष्पीभवन द्वारा हवा में घुलने वाला वाष्प होता है। हवा में स्थित यह वाष्प जमीन में से निकलने वाली उष्णता को सोख लेता है
तथा उसका संग्रह करता है। इससे तटीय क्षेत्र में तापमान सम रहता है। तो बताओ छात्रों, तटीय क्षेत्र में तापमान कैसे रहता है? तो कैसे रहता है? सम रहता है। विषुवत-रेखीय प्रदेश में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। यह तो आपने पढ़ा ही है छात्रों। इस कारण इस क्षेत्र में भूभाग और पानी अधिक गर्म होते हैं। इसके विपरीत ध्रुवीय प्रदेश में भूभाग और पानी ठंडे रहते हैं। भूभाग और पानी के तपने में उत्पन्न होने वाला इस अंतर के कारण पृथ्वी के वायुमंडल की हवा भी असमान रूप में गर्म होती है। फलतः पृथ्वी पर वायुदाब की पेटियां बनती है। इस वायुदाब के अंतर के फलस्वरूप हवाएं बहती है और इन्हीं हवाएं को क्या कहते हैं? ग्रहीय हवाएं कहते हैं। इन हवाओं के कारण महासागरों में जल की धाराएं उत्पन्न होती है। ये धाराएं उष्ण अथवा शीत होती है। उष्ण धाराएं सदैव शीत प्रदेश की ओर बहती है और शीत धाराएं सदैव उष्ण प्रदेश की ओर बहती है। अर्थात वे विषुवत रेखा से ध्रुवीय प्रदेश की ओर और ध्रुवीय प्रदेश से विषुवत रेखा की ओर बहती है। देखो छात्रों, इस चित्र में आपको दिख रही है, जो लाल कलर और हरे कलर में दी है। परिणामतः पृथ्वी की उष्णता का पुनः वितरण होता है। उष्ण प्रदेश की ओर आई हुई शीत धाराएं वहां के तटीय क्षेत्र के तापमान को सौम्य बनाती है। तो शीत प्रदेश की ओर से आई हुई जो उष्ण धाराएं है वहां के तटीय क्षेत्र के तापमान को उष्ण बनाती है। तो यह आकृति में देखने के बाद आपको ध्यान में आएगा छात्रों। उपरोक्त दोनों प्रकारों को देखो तो मालूम होता है कि महासागर वैश्विक तापमान के नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। महासागरों के अति विस्तार के कारण महासागरों के जल का बाष्पीभवन भी विपुल मात्रा में होता है। यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। यह तो आपने पढ़ा ही है छात्रों। इसी के फलस्वरूप पृथ्वी पर वर्षा होती है। महासागर वर्षा के उद्गम स्थान है। वर्षा का जल नदी नालों द्वारा अंततः महासागर में मिल जाता है। अर्थात वर्षा चक्र का प्रारंभ और अंत महासागर में ही होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है छात्रों। इसी वर्षा के चक्र को हमने क्या कहा था? जल चक्र भी कहा था। ये जल चक्र की जानकारी आपने 5वीं कक्षा में तो पढ़ी ही है। छात्रों, क्या तुम यह जानते हो? समुद्र अथवा सागरों के समीपवर्ती क्षेत्र की जलवायु सम होती है। अंततः इस क्षेत्र में मानवीय जनसंख्या का घनत्व भी अधिक होता है। जलवायु के साथ साथ समुद्र से प्राप्त होने वाले विभिन्न उत्पादनों और विपुल मात्रा में उपलब्ध होने वाले खाद्यों के कारण तटीय प्रदेश सदैव मनुष्य को आकर्षित करता रहता है। इसीलिए छात्रों, जो तटीय प्रदेश है वहाँ क्या रहता है? जनसंख्या क्या रहती है? ज़्यादा रहती है। बहुत से देश जो है वो तटीय क्षेत्र में ही स्थित है। छात्रों, क्या तुम यह जानते हो? भविष्य में महासागरों की लहरों तथा ज्वार भाटा का उपयोग करके ही बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। महासागरीय खारा जल लवण रहित यानी जो सॉल्ट रहता है उसमें रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि आपको मालूम है महासागर का पानी कैसे रहता है? खारा रहता है। तो महासागरीय खारा जल लवण रहित बनाकर उसे पीने योग्य बनाना संभव है। इससे पेयजल का संकट कुछ सीमा तक दूर किया जा सकता है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई महानगर का पेयजल प्रबंधन इसी प्रणाली द्वारा किया जाता है। छात्रों, यह देखो गरान के वन यानी मैंग्रोव वन आपको दिख रहे हैं। सागरीय तट पर दलदल वाले क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में क्षारयुक्त मुद्रा और नम यानी आर्द्र जलवायु होती है। ऐसे स्थानों में गरान के वनों सुंदरी के वनों की वृद्धि होती है। गरान की लकड़ी चिकनी, हल्की और टिकाऊ होती है।
गरान की लकड़ियाँ का उपयोग ईंधन और नावें बनाने के लिए होता है। गरान के वनों के कारण तटीय क्षेत्र को महाकाय लहरों से संरक्षण भी प्राप्त होता है। साथ ही इन वनों के क्षेत्र में सागरीय जैव विविधता संरक्षित रहती है। यदि महानगर इनकी सीमा पर हो तो इन वनों को महानगरों के फेफड़े यानी फुफ्फुस कहा जाता है। आज हम यही रुकेंगे। आज का होमवर्क, ग्रहीय हवाएं किसे कहते हैं? प्रश्न दूसरा, गरान के वनों को महानगरों के फेफड़े यानी फुफ्फुस क्यों कहा जाता है? धन्यवाद।